जो भी स्टूडेंट एनएमएमएस यानी कि राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सारे स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। कारण यह है कि अंतिम में कुछ ऐसे राज को खोलेंगे जो आपके आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो आपके आने वाले भविष्य को तय करेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा ही देखिएगा। अंतिम में कुछ ऐसी बात को बोलेंगे जो आपको दिल पर लगेगा और पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 AD में आई थी वह कौन थी? यानी कि प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 AD का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, और BC का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। 1600 ईस्वी में प्रथम कंपनी कौन था जो भारत में आया था? तो वह कंपनी का नाम था पुर्तगाली। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी किनके अनुरोध पर चंपारण पहुंचे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर जो है गांधी जी जो है चंपारण पहुंचा था। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसको भगवान कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। इसके साथ ही आप लोग अगला प्रश्न देखिए, मंगल पांडे महान भारतीय सैनिक का दिवंगत का मतलब हुआ महान भारतीय सैनिक जो मंगल पांडे था, इसका मृत्यु कब हुआ? दिवंगत का मतलब हुआ स्वर्गवासी कब हुआ, मर गया कब? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8 अप्रैल 1857, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसके साथ ही आप लोग अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति की शुरू हुई, तो इसका शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। कारण यह है कि हम ऐसे ऐसे बातों को खोलेंगे जो आपको दिल पर लगेगा, जो आपके आने वाले भविष्य को संवार देगा। इसलिए हम जो कहेंगे आप लोग उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको जीवन में पढ़ाई से संबंधित कभी भी किसी प्रकार का तकलीफ न झेलना पड़े, कभी भी बोझ न लगे पढ़ाई। कारण होता क्या है, विद्यार्थी शुरुआत में 6th नहीं पढ़ता है, 7th नहीं पढ़ता है, 8th नहीं पढ़ता है, 9th नहीं पढ़ता है, डायरेक्ट 10th में जाकर पढ़ना वो स्टार्ट ही करता है। तो जब डायरेक्ट 10th में जाकर के स्टार्ट कीजिएगा तो वही पढ़ाई आपको बोझ लगने लगेगा, आप कमज़ोर हो जाते हैं। अंतिम में बताएंगे, पहले आप लोग प्रश्न को देखिए। 41 नंबर प्रश्न को देखिए, तो किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस हिसाब से आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम आपको अभी जो दिखा रहे हैं, ये 2019 ईस्वी में ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। ये मत समझिएगा कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है। हम बेफालतू में आपका समय क्यों बर्बाद करेंगे? इस चैनल पर वो नहीं पढ़ाया जाता है जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं रहता है, बल्कि इस चैनल पर वो पढ़ाया जाता है जो आपके आने वाले भविष्य तथा आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो इसलिए आप लोग इस बात को टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि जो सर पढ़ा रहे हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। 100% हम दावा के साथ कहते हैं, मेरे चैनल से जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हमारे बताए हुए मार्ग पर जाइएगा, हम जितना कह रहे हैं उतना कीजिएगा। तो ये एग्ज़ाम क्या है, ये एनएमएमएस क्या है, राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा जिसको आप लोग कहते हैं, ये एग्ज़ाम तो हलवा है। ज़िंदगी का कोई भी एग्ज़ाम लिया जाएगा ना, ज़िंदगी में जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग सुपर डुपर रहिएगा, सबसे आगे रहिएगा, समझ गए ना। इसके बाद देखिए 42 नंबर का, भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरह का मिल सर्वप्रथम कहाँ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि बम्बई में था। क्या हो जाएगा भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, बम्बई। इसके बाद देखिए आप लोग अगला प्रश्न, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके निवेदन पर सती प्रथा का उन्मूलन 1832 ईस्वी में किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राम मोहन राय। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 3 नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ गए ना। देखिए इसके बाद 44वां नंबर क्वेश्चन, वेदों की और लौटो। तो वेदों की और लौटो ये किसका नारा था? तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए 45 नंबर में, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? विवेकानंद ने अमेरिका में हिंदू धर्म का विशेष महत्व बताया। उन्होंने गीता के श्लोक जो है वर्णन किया कि उन्होंने दूसरे धर्म की निंदा की, या नहीं तो कि जो है 1892 में अमेरिका के धर्म संसद में उन्होंने भाषण दिया। तो इसमें इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। क्यों होगा? देखिए विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में जाकर भाषण दिया था और हिंदू धर्म के बारे में वहाँ पे जो है हिंदू धर्म की विशेषता, हिंदू धर्म के महत्व के बारे में जानकारी दिया था। इसके बाद देखिए उन्होंने गीता के श्लोक
वहाँ पे वर्णन किए थे। गीता में क्या ज्ञान था, अमेरिका में जा कर के उसके बारे में एक बेहतरीन तरीक़ा से बताया। समझ गए ना? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को याद करना है, समझना है। इसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में किसके समझौते के बाद स्थगित कर दिया? यानी कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसके समझौते के बाद स्थगित कर दिया, यानी कि बंद कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा, लॉर्ड लिनलिथगो। समझ गए ना? इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, एशिया के किस देश में चावल और मछली का प्रमुख भोज्य पदार्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश एशिया में पड़ता है। एशिया महादेश में कौन सा देश पड़ता है? बांग्लादेश। इस देश में जो है चावल और मछली लोगों का प्रमुख भोज्य पदार्थ है। जिस तरह से हमारे बिहार का जो है लिट्टी चोखा है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश का प्रमुख भोजन कौन है, भोज्य पदार्थ कौन है? तो चावल और मछली। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इस तरह से आप लोग यहाँ पे 48 का दूसरा हो गया। इस तरह से याद कीजिएगा जो हम बता रहे हैं, जिस तरह से समझने के लिए। इसके बाद देखिए आप लोग 49 नंबर का प्रश्न, दंडारेख से किस तत्व को दिखाया जा सकता है? दंडारेख की सहायता से किस तत्व को, किस बात को हम लोग जो है दिखाते हैं? तो किसी फसल का कई वर्षों का अलग अलग उत्पादन का आंकड़ा, जो दंडारेख होता है, मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे। अब इसके बारे में हम बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में किसी ओवर में देखते हैं 5 रन गया, किसी ओवर में देखते हैं 10 रन गया। तो इस तरह से जो है बोर्ड टांगता है ना, इस तरह से जो है दिखाते रहता है, जो है रेखा जो गुजरते रहता है, कभी टेढ़ गया, कभी ऊंचा गया। ठीक उसी तरह से किसी फसल की कई वर्षों का अलग अलग उत्पादन का आंकड़ा ये दिखाने का प्रयास करता है कौन? दंडारेख। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। नहीं देखते रहो तो पिलर की तरह, जब जो है किस ओवर में कितना रन मारा, किस ओवर में कितना कम रन मारा, किस ओवर में कितना विकेट गया, पिलर की तरह दिखाते रहता है ना। जो टीवी देखता होगा उसी को ना जानकारी मिलेगा, जो क्रिकेट देखता होगा। महाराष्ट्र एवं गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग व्यापक रूप से वितरित है, क्योंकि महाराष्ट्र एवं गुजरात में सूती वस्त्र का उद्योग बड़े स्तर पर, व्यापक का मतलब क्या हुआ? बड़े रूप में है। इसका कारण क्या है? क्योंकि कपास की खेती इन दोनों राज्यों में अधिक ज़्यादा होती है, अधिक जगह पर होती है, अधिकार जगह पर नहीं, अधिक जगह पर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। आप लोग याद कर लिए ना? देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र का उद्योग बड़े पैमाने पर क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो है कपास की खेती के लिए अधिक जगह होती है, अधिकार जगह नहीं होती है। अधिकार का मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं, कुछ अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए वहाँ पे अधिक जगह, अधिक स्थान है। अब इसके बाद देखिए 51 का, कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, यानी कि रूस जो है ना, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है। अब बोलिएगा सर जी ये पेट्रोलियम क्या होता है? तो इसके बारे में भी हमने वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा कि पेट्रोलियम तथा कोयला का निर्माण किस तरह से होता है। इस तरह से आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए तो कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से होता है, GKS स्टडी सेंटर। कोयला तथा पेट्रोलियम इस तरह से भी लिख दीजिएगा ना, कोयला तथा पेट्रोलियम GKS स्टडी सेंटर। तो उस वीडियो में पेट्रोलियम क्या होता है इसके बारे में हम एक बेहतरीन तरीक़ा से समझाए हैं। तो जो हम कह रहे हैं वो फॉलो कीजिए, और तब रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब हमको जो मन होगा ना आप कहिएगा, वैसे रिजल्ट नहीं होगा, ये कभी बात हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमने जो भी समझा रहे हैं वही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100% ये विश्वास रखिए कि आपका रिजल्ट सबसे बेहतरीन होगा। इसके बाद देखिए आप लोग 52 नंबर का प्रश्न, भारत में जूट वस्त्र उद्योग का विकास मुख्यतः पश्चिम बंगाल में ही क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? तो यह राज्य जूट फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे देखिए भारत के पश्चिम बंगाल में जूट वस्त्रों का उद्योग का विकास इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है ना जूट काफ़ी मात्रा में उपजता है, यानी कि यह राज्य जो है जूट फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसलिए जो है पश्चिम बंगाल में जूट वस्त्र का ज़्यादा जो है विकास हुआ। समझ गए ना? इसके बाद देखिए नगरों का कौन सा समूह रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भागलपुर, वाराणसी, इसके बाद मैसूर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसके साथ ही आप लोग अगला नंबर प्रश्न देखिए। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? कच्चे माल का नज़दीक में पाया जाना, कि सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, कि नज़दीक के बाजार की सुविधा, कि इसके बाद हो जाएगा अनुकूल जलवायु का पाया जाना। इन चारों ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, कच्चे माल का नज़दीक में पाया जाना। यानी कि जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास का प्रमुख कारण है ये जो है जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात इतना ज़्यादा तेज़ी से इसलिए विकास कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है कच्चे माल नज़दीक में पाया जाता है।
इसलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। 55 का आप लोग देखिए, गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है, ऐसा क्यों है? गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ के जो है ज़्यादा विकास हुआ है, कि यहाँ पे जो है परिवहन साधनों का विकास हुआ है, कि यहाँ पे जो है उपजाऊ जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, कि यहाँ एक नगरीय प्रदेश है, इस कारण से जो है जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है गंगा के मैदानी क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। यहाँ जो है ज़्यादा जनसंख्या इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ के उपजाऊ जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, क्योंकि उपजाऊ जलोढ़ मृदा ये जो मिट्टी है इसमें जो है मक्का खेती इसमें बढ़िया तरीक़ा से हो जाता है। आप गेहूँ और उपजाइए, कोई भी फसल उपजाइए, इसमें बढ़िया उपज जाता है। इस कारण से यहाँ के जो है लोग गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाता है? कि भारत में पाया जाता है, कि पाकिस्तान में, कि बांग्लादेश में, कि मालदीव में? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी कि मालदीव में जो है, ये मालदीव दक्षिणी एशिया के में पड़ता है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न 57 का, कौन नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हेतु अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? परमा शहर है, कि सू नहर है, कि स्वेज नहर है, कि डॉन वाल्गो नहर है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा परमा नहर। परमा नहर जो है ना, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को अन्यथा नहीं लीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये ओरिजिनल पेपर है 2019 ईस्वी में इसी तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि आपके एनएमएमएस परीक्षा में, राष्ट्रीय आयसम मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को देखे रहिएगा, आपको जानकारी रहेगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको किसी प्रकार का एग्जाम में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। तो समझ गए ना। निम्नलिखित फसलों में कौन बागानी फसल नहीं है? कहवा है, कि चाय है, कि रबर है, कि कपास है? इन चारों में कौन बागानी फसल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तीसरा। ये कहवा, चाय, रबर ये सब बागानी फसल है, लेकिन कपास ये बागानी फसल नहीं है। इससे पहले भी हमने विज्ञान के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए, 4 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सूक्ष्म जीव हो गया, धातु एवं अधातु हो गया, संश्लेषित रेशा एवं प्लास्टिक हो गया। जो भी स्टूडेंट उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, यदि आप लोग मेरे कही हुए बात पर चलिएगा। अब मान के चलिए टीचर के पास पढ़ते हैं, तो टीचर का बात मानिएगा नहीं तो खाई में जाइएगा ना, गड्ढा में जाइएगा ना। बेटा हुए मम्मी पापा का, अब जिसका बेटा होंगे, अगर मम्मी पापा की बात नहीं मानिएगा तो आप कभी भी आगे बढ़ पाइएगा। ठीक उसी तरह जहाँ पे पढ़ते हैं उस गुरु का बात नहीं मानिएगा। जो गुरु बोल रहे हैं कि इस चैप्टर का बच्चा जाकर पढ़ लो, हम वैसे नहीं बोल रहे हैं। आपके आने वाले एग्जाम का, आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए जाकर उन सारे वीडियो को देख लीजिए। यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, GKS स्टडी सेंटर फसल उत्पादन प्रबंधन। चैनल का नाम लिख दीजिए और चैप्टर का नाम लिख दीजिए। जैसे कोई भी चीज़ सर्च कीजिएगा ना तो GKS स्टडी सेंटर लिख दीजिएगा, और इसके बाद जो है फसल उत्पादन प्रबंधन, इसके बाद सूक्ष्म जीव, इस तरह से सर्च कीजिएगा ना तो आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। या नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके बाद देखिए आप लोग 59 नंबर का प्रश्न, भारत का संविधान किस प्रकार का है? क्या यह दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? सबसे संक्षिप्त संविधान का मतलब क्या हुआ? क्या यह दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? अलिखित संविधान है? क्या यह संविधान लिखा गया नहीं है? क्या यह सर्वाधिक व्यापक संविधान है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। व्यापक का मतलब क्या होता है? बड़ा, और लिखा भी गया है, अलिखित नहीं है, लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे छोटा संविधान नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इस तरह से आप लोग पढ़िएगा एक बेहतरीन तरीका से। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? क्या यह आर्थिक अधिकार है, कि नागरिक अधिकार है, कि राजनीतिक अधिकार है, कि राजनीतिक कर्तव्य है? तो ये लोगों का एक जो है अधिकार है, यानी कि इसको नागरिक अधिकार कहते हैं। ये आर्थिक अधिकार नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। ये प्रत्येक लोगों को, जिसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गया है, देश के प्रत्येक लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, मत डालने का अधिकार दिया है। ये नागरिक का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो अपने मन के अनुसार से सरकार को चुने, यानी कि यह हम लोगों का मौलिक अधिकार है। इसके बाद देखिए 61 का, मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की संपन्न विरासत के संरक्षण और सम्मान करने से संबंधित है? अनुच्छेद 65 है, कि अनुच्छेद 32 है, कि अनुच्छेद 51 है, कि अनुच्छेद 329 है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, यानी कि अनुच्छेद 51। ये अनुच्छेद 51 कहता है कि हम हमारे देश के जितने भी संस्कृति और विरासत है उसको संरक्षण और सम्मान करने से संबंधित है, अनुच्छेद 51। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा।
इसके बाद देखिए भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की मौलिक अधिकार की प्रस्तावना की संघीय संरचना। वैसे इसके बारे में जो है ना, यहाँ पे जो है मौलिक कर्तव्य क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होता है, इसके बारे में हम वीडियो बना दिए हैं। तो किस तरह से आप लोगों को यूट्यूब पे सर्च करना है, पहले चैनल का नाम लिखेंगे, फिर मौलिक अधिकार लिख देंगे, यानी कि जीके या स्टडी सेंटर वाला मौलिक अधिकार। इस तरह से आप लोगों को जो भी वीडियो मंगाना होगा ना, तो पहले चैनल का नाम लिख दीजिएगा और क्या मंगाना चाहते हैं इसके बाद लिख दीजिएगा। जैसे हमको मंगाना है मौलिक अधिकार, तो सबसे पहले लिख देंगे जीके स्टडी सेंटर मौलिक अधिकार, आ जाएगा आपको वीडियो। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए हम बता दिए कि आप लोगों को सर्च करके देखना है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कि मौलिक अधिकार है कि प्रस्तावना है कि संघीय संरचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, यानी कि प्रस्तावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 62 का, 62 का हो गया तीसरा। इसके बाद देखिए 63 का, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है। केवल उच्चतम न्यायालय को है कि केवल उच्च न्यायालय को है कि केवल राष्ट्रपति को है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी कि भारतीय संविधान के जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का शक्ति प्राप्त है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को। समझ गए ना। एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है, क्या होती है, एकल नागरिकता की, दोहरी नागरिकता की। इसके बाद देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन। तो 64 का हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता होती है। तो क्या हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। 65 का देखिए, तो कहता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का संवैधानिक एवं नाम मात्र प्रधान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहला है, यानी कि नाम मात्र का होता है कौन, राष्ट्रपति होता है, जबकि काम कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति क्या करेगा, जो आपको संविधान बनाना है, अगर उसको लगेगा कि ये संविधान सही है, जनता के भलाई में है, तो वो उस पर सिग्नेचर कर देगा। राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा ना, तब तक वह संविधान, वह कानून पास ही नहीं होगा। जो कानून लाना चाहता है सरकार, वह कब तक पास नहीं होता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करता है। तो जो भी काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ये देखेगा कि कौन सा कानून बनाया जा रहा है वो सही है कि नहीं सही है, सिर्फ ये करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री सब कुछ करना पड़ता है। समझ गए ना। यानी कि वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। जब पूछेगा नाम मात्र कौन होता है, तो नाम मात्र में कहिएगा नाम मात्र प्रधान होता है राष्ट्रपति। इस तरह से आप लोग एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, इनमें से सरकार का कौन सा अंग भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। कार्यपालिका होता है कि व्यवस्थापिका होता है कि न्यायपालिका होता है कि राष्ट्रपति होता है। तो न्यायपालिका जो होता है ना, भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। न्यायपालिका ही, अगर न्यायपालिका कोर्ट कचहरी नहीं रहेगा तो न्याय कौन देगा। लोग जब बुराई करेगा, किसी का हत्या कर देगा, किसी का मर्डर कर देगा, तो उसको न्याय कौन देगा। अगर न्यायपालिका नहीं रहेगा तो दोषी को सजा कौन देगा। यानी कि भारतीय संविधान का संरक्षण कौन होता है, न्यायपालिका। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रवृत्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 71वां होगा कि 70वां होगा कि 72वां होगा कि 73वां होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। 73वां जो है संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जो है प्रवृत्त किया गया है। इसके बाद देखिए राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला है, यानी कि राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित है। इससे पहले हम आपको बताए ना कि मौलिक अधिकार वाला वीडियो देख लीजिए। क्यों बताए, देखिए यहाँ पे 2019 में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दिया है। हम जो भी बता रहे हैं ना, आप लोग उसको फॉलो कीजिए, ज़रूर आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट नहीं, भयंकर रिजल्ट होगा। एक होता है पास करना, एक होता है पास भी करेंगे तो टॉपर हो करके। तो मेरे चैनल से जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं ना, तो उसको टॉपर बनाना है। तो देखिए संविधान के भाग 1 में होगा कि संविधान के भाग 3 में कि संविधान के भाग 4 में कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, यानी कि संविधान के भाग 3 में ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। समझ गए ना। इसके बाद देखिए भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना की उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। अब आइए हम आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे थे। वीडियो को शुरुआती में हम बताए थे कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखना है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है, देखिए भाई लोग, अभी आप लोग बच्चे हैं, क्लास 8 में है तो बच्चे न है। अभी आप लोगों को बहुत आगे सफ़र करना है, 9th पढ़ना है, 10th पढ़ना है। तो यदि आप लोग जिस तरह से इस वीडियो में हम समझाए, अगर उस तरह से समझते हैं तो जीवन में नहीं लगता है कि आप आगे बढ़ पाइएगा। तो किस तरह से आप लोग को समझना है, किसी भी बात के बारे में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं,
उसको जब तक एक बेहतरीन तरीक़ा से गहराई में जाकर नहीं समझेंगे तो जीवन में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस को बनाने से पहले आप लोग को पूरा सिलेबस कमांड करना पड़ेगा। साइंस का सिलेबस, सोशल साइंस का सिलेबस, मैथ का सिलेबस। जब आप इन सारे सब्जेक्ट को एक बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ लेते हो तो 100% आपको जीवन में कभी भी दुखी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। आप लोग जो है ना बच्चे हो, अभी आप कुछ नहीं जानते हो, इतना समझिए। बहुत लड़का कहता होगा सर जी सिलेबस पढ़ेंगे तो समय है, बहुत समय है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर जी क्या सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। बहुत सारे लड़का को लगता होगा कि सर जी सिलेबस आप ख़त्म करवा दीजिएगा। 100% हम करवा देंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। इसीलिए बाबू जब तक किसी बात को आप लोग समझते नहीं हो, एक बेहतरीन तरीक़ा से उसको जानते नहीं हो, तब तक उस क्वेश्चन को याद करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अभी 2-3 को वीडियो आएगा इसी तरह का, क्योंकि इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एनएमएमएस परीक्षा में। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं रहता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आपके डाउट की, आपकी समस्याओं को इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करवाया जाएगा। अगर आप लोग जीवन में बेहतर करना चाहते हो तो क्लास 8 को कभी भी नहीं छोड़िएगा। क्लास 8 में सोशल साइंस, मैथ और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट को यदि आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ लेते हो तो ज़िंदगी में आपको कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आगे चलकर विद्यार्थी को पढ़ाई बोझ लगने लगता है। वही विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ करके पंजाब दिल्ली चले जाता है, बेरोज़गार घूमते रहता है, इधर उधर लेबर मिस्त्री का काम करने लगता है। यदि आप लोग को लेबर मिस्त्री का काम करना है तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़िएगा। यदि आपको सच में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो शुरुआत से अभी आपका कुछ नहीं हुआ है। अगर अभी से भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा ना पढ़ने के लिए तो आपसे कोई टकराने वाला पैदा नहीं लगेगा। समझ गए ना। जानते हो तुम लोग कि विद्यार्थी जब 10th में जाता है तभी पढ़ता है, 9th 8th को तो कोई वैल्यू नहीं देता है, 6th 7th को कोई वैल्यू नहीं देता है। जब आप यहीं से सही तरीक़ा से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपसे कोई टकराने वाला पैदा नहीं लगेगा। इसलिए बाबू हम इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखने के लिए बोल रहे थे ताकि आपको इस बात की जानकारी मिल जाए कि क्लास 8 है क्या। क्लास 8 समझिए ना आपका जीवन का आधार है, आपकी पढ़ाई का आधार है। जो विद्यार्थी इस क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ लेता है, समझिए ना, वो जिसको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगा। और हाँ, अंत में एक और बात बता देना चाहते हैं, हम वीडियो को जब भी कहेंगे कि शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए तो इसका मतलब आप लोग ये समझिएगा कि बाय चांस अगर आप वीडियो को छोड़ छाड़ करके देखते हो, शुरू से लेकर के अंतिम तक नहीं देखते हो, कहीं कहीं से देखते हो, अगर उसी टॉपिक से उसी बीच में जो वहाँ से आप लोग वीडियो नहीं देखे थे, अगर उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग वहाँ पे क्या कीजिएगा। इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखने के लिए, ताकि हम जो भी क्वेश्चन पढ़ाएँ वो आपके दिमाग में आ जाए। और 100% हम दावा देते हैं, गारंटी देते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे वही उसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए बाबू वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको कोई कंसेप्ट छूट ना जाए। और छूट जाएगा कि शायद हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वही क्वेश्चन आ जाए, तब तो आप लोग वहाँ पे पश्चाताप कीजिएगा, तब तो आप लोग जो है वहाँ पे रोइएगा। तो ये रोना नहीं है। इसलिए वीडियो को हमेशा, आज हम समझा दिए, आज के बाद हम नहीं समझाएंगे, बस कह देंगे एक बार वीडियो में कह देंगे शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, उसके बाद अंतिम में जो भी प्रैक्टिस शीट देंगे उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना कहेंगे। आगे से हम ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि वीडियो से शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है और प्रैक्टिस शीट को जो हम देंगे सवाल बनाने के लिए उसको बनाना है। एक बार कहेंगे, जो करेगा वो पास करेगा, जो करेगा वो जीवन में आगे बढ़ेगा, और जो नहीं करेगा वो तो फेल करबे करेगा, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि हम कितना लड़का को समझाएं, कितना लड़की को समझाएं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको समझाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता है, बेहुदा टाइप का होता है। सबको तो हम समझा नहीं सकते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला है, जो मेहनती है, उसको तो समझा ही नहीं सकते हैं। तो बाबू बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िए, ये आपके जीवन का पहली दौर है, यहाँ से आप लोग जो है बहुत आगे निकलना है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।